तो सैटरडे को जो है हम करंट इवेंट के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा। और बाकी जो है, बाकी जो चलेगा वो तो है ही इसमें, जो रोज होता है, ठीक है, जैसे जीएस वाला पोर्शन है ना, और उत्तराखंड का परीक्षा वाणी सुनने का जो टॉपिक है ना। अब जैसे कल बीच में संडे आ गया तो थोड़ा बड़ा वाला टॉपिक दे देंगे सुनने के लिए, है ना। तो आज हम उससे शुरू करते हैं, जो करंट इवेंट्स के क्वेश्चन है। तो इसके 2 पेज है, वो मैं दे दूंगा उसमें बाद में, अभी केवल उसे बता देता हूँ, है ना। पहला क्वेश्चन, अगर तुम्हें कोई आता है तो तुम उसको बता सकते हो, जैसे हॉर्नबिल फेस्टिवल। पहला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? नागालैंड। नागालैंड में, और ये पहले भी एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो करंट इवेंट्स के क्वेश्चन भी कुछ इस टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, मतलब कुछ तो ऐसे होते हैं जो 3 महीने 6 महीने चलते हैं, और कुछ इस टाइप के हैं कि जो लंबे समय चलते हैं, जैसे हॉर्नबिल महोत्सव। तो एक ये जीएस का क्वेश्चन भी एक बन चुका है ना, एसएससी में भी लगातार आता है, और करंट इवेंट्स में भी आएगा ही, क्योंकि हर साल हो रहा है, तो फिर पूछते हैं हाल ही में कहाँ हुआ। तो करंट के भी क्वेश्चन ऐसे हमें मतलब ज्यादा पढ़ने, जो ट्रेडिशनल फॉर्म ले लेते हैं, यानी ज्यादा आते हैं एग्जाम में, ठीक है। जैसे ब्रिक्स वगैरह सम्मेलन है, उसका क्वेश्चन बनता है ना, बार बार एग्जाम में दिख जाता है। अच्छा, फिर अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में किसे कला या बॉलीवुड क्षेत्र से ब्रांड एम्बेसडर चुना गया प्रसून 2022 में? जोशी। हाँ, प्रसून जोशी जी को जो है चुना गया। और इनके लिए भी ग्रुप सी में पहले क्वेश्चन आया था, तो उस समय पूछा था एड गुरु किसे कहा जाता है। बहुत सारे एड जो है इन्होंने लिखे हैं, ठीक है। जैसे जो इन्होंने कोको कोला का एक एड बनाया था, तो उससे इन्होंने बेड़ू पाको बारह मासा की जो धुन है उसमें डाल दी थी, और वो फिर पूरी दुनिया में फेमस हो गया था वो, तो उसके लिए भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मातृत्व मृत्यु अनुपात क्या है? मातृत्व मृत्यु अनुपात, तो इसका मतलब अभी ये थोड़ा सा 97 हो गया ये। मातृत्व मृत्यु अनुपात क्या होता है? जब 1 लाख प्रसव होता है, मतलब ठीक है, 1 लाख शिशुओं का जन्म होगा भारत में, तो उस प्रक्रिया के दौरान कितनी माताओं की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी काउंट हो रहा है ये, ठीक है। तो जो जितना विकसित देश होगा वहां पे ये चीज कम होगी, ठीक है। जैसे हमारे गढ़वाल कुमाऊं पर्वतीय भाग में क्या होता है कि मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, तो वहां पे ये घटना ज्यादा हो जाती है ना। किसी को ब्लड की जरूरत है, किसी को मेडिकल इमरजेंसी चाहिए, तो वहां पे नहीं मिल पाता है। इस वजह से भी इंडिया का ये, और जैसे विकसित देश है तो वहां पे 30 35 20 ऐसे 40 इसी के आसपास रहता है, ठीक है। तो इंडिया का अभी 97 है, ठीक है, जो लेटेस्ट आया। तो ये याद रखना कि प्रति 1 लाख पर इसको काउंट करते हैं, ठीक है। जबकि लिंगानुपात तो 1000 के हिसाब से चलता है ना, तो वो चीज अलग है। और जो घनत्व होता है वो प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से नापते हैं हम, ठीक है। जैसे उत्तराखंड का घनत्व क्या है, ये भी कई क्वेश्चन आया था, जन घनत्व 189। 189। इसका मतलब है 1 वर्ग किलोमीटर में इतने लोग रह रहे हैं, ठीक है। केवल हमें क्वेश्चन 189 रट दिया हमने, लेकिन पूरा क्वेश्चन का मालूम होना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या है। फिर नेक्स्ट है पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव। पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव कहाँ मनाया गया भारत में? तमिलनाडु। नहीं, ये है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, JNK में ये मनाया गया। अगला प्रश्न है, ये पहले भी दिया था एक बार हमने, विजय हजारे ट्रॉफी 2022, ठीक है, ये किस प्रांत के द्वारा जीती गई? हाँ, तो ये इसका आंसर क्या है? सौराष्ट्र, ठीक है। तो आंसर याद रखना है, सौराष्ट्र है। और नॉर्मल क्वेश्चन तो ऐसे आ जाता था पहले कि विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किससे, तो क्रिकेट से है ये, ठीक है। क्रिकेट के जो महान खिलाड़ी हैं उनके नाम पे भी बहुत सारी ट्रॉफीज होती हैं। जैसे CK नायडू ट्रॉफी, तो पहले टेस्ट कप्तान है भारत के CK नायडू, है ना, तो उनके नाम से भी बहुत सारी है। विजय मांकन ट्रॉफी है ना, तो इसी तरह विजय हजारे के नाम से भी है, ठीक है। तो सौराष्ट्र इसमें याद रखना है, 2022 में सौराष्ट्र। अगला प्रश्न है इसमें, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए? NCBC, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग। तो इसकी मैं फोटो डाल दूंगा उसमें ग्रुप में। इकबाल और सिंह।
ये है हंसराज अहीर। हाँ जी सर। हंसराज गंगाराम अहीर पूरा नाम है, हंसराज गंगाराम अहीर, तो शॉर्ट में हो जाएगा HG अहीर हो जाएगा। ठीक है, हंसराज गंगाराम। इकबाल सिंह सर वो अल्पसंख्यक के हैं ना? हाँ, वो माइनॉरिटी के हैं, इकबाल सिंह। ठीक है, तो अगर माइनॉरिटी पूछेगा जैसे अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, तब आएगा इकबाल। तो अलग अलग है सारा। ठीक है, तो जो अल्पसंख्यक में तो तुम्हें पता ही है कौन से आ जाते हैं, जैसे हिंदू धर्म के अलावा भारत में सभी को अल्पसंख्यक का ही दर्जा है ना। जी सर। और उत्तराखंड में भी हिंदू ही ज्यादा है, उसके बाद से सबको अल्पसंख्यक है। तो कभी थोड़ा क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं कि किस अल्पसंख्यक वर्ग की सर्वाधिक आबादी है, तो फिर मुस्लिम आ जाएगा। उत्तराखंड में भी मुस्लिम की आबादी है और भारत में भी मुस्लिम की आबादी दूसरे नंबर पे, तो अल्पसंख्यक में सबसे ज्यादा मुस्लिम है। तो ये चीज क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व। ठीक है, डार्क लद्दाख। नाइट स्काई रिजर्व कहाँ बनाया गया है, तो ये है लद्दाख में। ठीक है, तो लद्दाख याद रखना है। लद्दाख जो है ला और डाक वर्ड से इसको बनाया गया है। ठीक है, ला मतलब हो जाता है दर्रा, तिब्बती भाषा में ला दर्रे को बोलते हैं। जैसे तुमने देखा होगा हमारे बहुत सारे दर्रों के पीछे ला आ जाता है ना, खांगला, मुलिंगला, नाथुला, नाथुला सिक्किम में। तो ला दर्रा है, और डाक शब्द आता है कि उस क्षेत्र या देश को, तो यानी दर्रों का देश या दर्रों का क्षेत्र लद्दाख का मतलब यह है। ठीक है, शाब्दिक अर्थ। तो लद्दाख को भारत का कोल्ड डेजर्ट यानी शीत मरुस्थल भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, ये ठंडे मरुस्थल की तरह है, जो सहारा मरुस्थल की जैसी कंडीशन है, और वहाँ शीत मरुस्थल में भी लगभग वैसी कंडीशन होगी, पर वो ठंड की वजह से होती है। ठीक है, तो इसलिए उसे दर्जा मिल जाता है। दुनिया का प्रसिद्ध पूछा जाएगा शीत मरुस्थल तब आएगा। नेक्स्ट है हाल ही में एक ज्वालामुखी जो है माउंट सेमेरू में धमाका हुआ था, तो ये किस देश में है? माउंट सेमेरू इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में है। ठीक है, तो इंडोनेशिया में याद रखना है कि लगभग 70 से ज्यादा एक्टिव ज्वालामुखी है यहाँ पे सक्रिय। तो ज्वालामुखी जो है 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होंगे जी 3? सर। सुसुप्त, सक्रिय और मृत। मृत, है ना, डेड हो गया। एक तो एक्टिव है, जैसे भारत का बैरन द्वीप ज्वालामुखी है अंडमान में, तो हमेशा वहां से धुआं निकलता रहता सक्रिय। है, इसका मतलब एक्टिव है वो। ठीक है, उसको सक्रिय ज्वालामुखी बोला जाता है ना। 2 ज्वालामुखी है केवल, एक नारकोंडम द्वीप और एक बैरन आइलैंड। दूसरे टाइप के होते हैं, जैसे प्रसुप्त है, सोया हुआ है ना, जी सर। प्रसुप्त या उसको शांत बोल दिया। और तीसरा हो जाता है मृत, डेड, जिसको डेड घोषित कर दिया है। तो उससे वैज्ञानिक ये मानते हैं कि मृत ज्वालामुखी से अब कभी लावा नहीं निकलेगा। और जो प्रसुप्त होता है तो उससे कुछ अंतराल में निकलता रहता है, कोई 5 साल में, 10 साल में, 20 साल, 50 साल, इतने अंतराल में फटते हैं। तो वो हो जाते हैं डोरमेंट बोलते हैं उन्हें, या प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, तीसरा हो गया मृत यानी डेड। एक और ज्वालामुखी है जिसमें हाल ही में बहुत लंबे अंतराल के बाद उसमें धमाका हुआ था, मोना लोआ। मोना लोआ। वो कहाँ है मोना लोआ? यूएसए। अमेरिका। हाँ, तो मोना लोआ जो है अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, और हवाई क्षेत्र में है ये, है ना। जी सर। हवाई द्वीप। हवाई द्वीप। हवाई द्वीप, जैसे भारत में भारत की मुख्य भूमि के बाहर भी अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, तो ऐसे अमेरिका की मुख्य भूमि के बाहर क्या है? हवाई है। हवाई जो क्षेत्र है, और उसे प्रशांत महासागर का चौराहा भी कहा जाता है। ठीक है, प्रशांत महासागर का चौराहा। और अमेरिका का वो एक सैन्य अड्डा भी है, मतलब अपनी जो उन्होंने अपनी बड़ी आर्मी की यूनिट वहां पे रखी हुई है, ताकि जो प्रशांत महासागर को पार करके कोई इधर का जो पूर्वी देश है वो वहां पे आक्रमण नहीं कर सकता। ठीक है, तो हवाई एक उनका बाहर का हो गया मुख्य भूमि से। दूसरा है अलास्का। तो ये 2 याद रखने हैं आपको कि टोटल 50 राज्य है अमेरिका में, और उनमें से 2 मुख्य भूमि से उनके बाहर के। ठीक है, अलास्का उन्होंने रूस से लिया था, और हवाई उनके पास पहले से ही है, हवाई आइलैंड, जिसके होनोलुलु उसकी वो है राजधानी। ठीक है, तो ये 2 ज्वालामुखी पूछ सकते हैं, क्योंकि इनमें हाल ही में ब्लास्ट हुए। सोमेरू सेमेरू हो गया इंडोनेशिया, और मोना लोआ हवाई आइलैंड। ठीक है, एक और ज्वालामुखी है, उसमें ब्लास्ट तो नहीं हुआ, पर वो भी जैसे एयरबस ज्वालामुखी नाम से जाना जाता है। कहाँ है वो?
एयरबस ज्वालामुखी जो है ये है अलास्का में, ठीक है, और अलास्का के नाम से मुझे इसका याद आई थी। सबसे पहले जो है हवाई यात्रा के दौरान ही इस ज्वालामुखी की पहचान की गई थी। तो जो एयरबस नामक विमान होता है उसी के यात्रियों ने देखा था, उसके पायलट ने मतलब पहचान की थी, तो इसलिए उस जहाज के नाम पे एयरबस ज्वालामुखी रख दिया गया। वो भी एक एक्टिव ज्वालामुखी है। तो अलास्का की जमीन पे भी ज्वालामुखी बहुत ज्यादा है। और अगर ये पूछा जाएगा कि ज्वालामुखी किस क्षेत्र में बहुत ज्यादा है, तो प्रशांत महासागर का ऑप्शन होगा, है ना, तो वो सही कर देना। या फिर उसे बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, ठीक है, अग्नि वलय। तो प्रशांत महासागर का जो आकार है वो है वृत्ताकार है, याद रखना। तो उसके जो पूरा वृत्त बनता है लाइन, वहां पे भूकंप और ज्वालामुखी का क्षेत्र बनता है, ठीक है। फिर आ जाता है जैसे अटलांटिक, वो एस आकार का महासागर है, और दूसरे नंबर पे अटलांटिक है ना। पहला प्रशांत है, फिर अटलांटिक। तीसरा हो गया हिंद महासागर, जो हमारे भारत के ठीक नीचे से शुरू हो जाता है हिंद महासागर, और वो अर्धवृत्ताकार है। तो आकार के आधार पर पूछेंगे तो प्रशांत हो गया वृत्ताकार, अटलांटिक एस आकार का है, और हिंद महासागर तीसरा हो गया अर्धवृत्ताकार, ठीक है। ये तो 3 बड़े महासागर हो गए। अगला क्वेश्चन आ गया करंट इवेंट का। भारत का पहला गोल्ड एटीएम, जैसे बहुत सारे टाइप के एटीएम है ना, हैदराबाद। हाँ, तो याद रखना है ये। इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी डाल देते हैं आयोग। जैसे एक बार वो डॉग पार्क डाला था, तो वो भी वही था, हैदराबाद, है ना। जी सर। और हैदराबाद सिटी में भी बहुत सारी चीजें पूछ ली जाती है। जैसे मक्का मस्जिद है, मक्का मस्जिद जो है कुली कुतुब शाह, ये जो पूरा हैदराबाद नगर है वो कुली कुतुब शाह का बसाया हुआ है, तो वहां पे ज्यादातर चीजें उन्हीं की है। तो मक्का मस्जिद की स्थापना भी उन्होंने की थी, ठीक है। तो वैसे तो मक्का जो है वो सऊदी अरब में है, लेकिन जो भारत में मक्का मस्जिद है वो हैदराबाद में ही है। एक म्यूजियम भी है यहाँ पे, कौन सा है वो, हैदराबाद में म्यूजियम, सालार जंग का एक म्यूजियम पड़ता है यहाँ पे, और वो भी एग्जाम में आ जाता है। तो गोल्ड एटीएम हो गया, मतलब एटीएम ट्रांजेक्शन करके तुम गोल्ड प्राप्त कर सकते हो, है ना। 1 ग्राम का सिक्का निकाल लिया, 10 ग्राम का, जिस हिसाब से तुम्हारे कार्ड से पैसे कटेंगे उतना ही उसमें मिलेगा। नेक्स्ट है आयुर्वेद कांग्रेस या आरोग्य एक्सपो, ठीक है। एक्सपो का मतलब हो जाता है जैसे प्रदर्शनी लगाना, उसको बोलते हैं हम। अभी पिछले किसी एग्जाम में उसके बारे में पूछा था, शायद पुलिस वाले में आया था ना, डिफेंस एक्सपो के बारे में आया था, डिफेंस एक्सपो का, है ना। तो वो कहाँ था, गुजरात था वो, गुजरात में भी थी डिफेंस एक्सपो। तो इस टाइप के करंट के क्वेश्चन तुम्हें ध्यान में हमेशा रखने, और वो क्वेश्चन जब डिस्कस हो जाता है तो फिर याद रहता है, ठीक है। तो आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है आयुर्वेद कांग्रेस या आरोग्य एक्सपो, तो ये हुई है गोवा में, 2022 का, याद रखना है, गोवा, है ना। क्वेश्चन तुम वहां से नोट कर ही लोगे, और यहाँ से तुम्हें याद रहेगा जब लिखोगे। फीफा विश्व कप किसने जीता 2022? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने जीता। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? कतर। कतर। कतर में किया गया था। और इसमें उप विजेता कौन था, जैसे पूछ लेते हैं उप विजेता यानी कौन फ्रांस। हारा फाइनल में, तो फ्रांस हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें इतनी याद रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो करंट इवेंट्स का ही है, हिमाचल के मुख्यमंत्री जो है वो कौन है और किस पार्टी के हैं हिमाचल के? सर ऑप्शन। हिमाचल में नई सरकार बनी है, किस पार्टी के हैं वो? कांग्रेस के हैं पार्टी के। और दूसरे हैं सर। कांग्रेस क्योंकि वहां पे जीत चुकी है, ठीक है। तो सुखविंदर सिंह नाम है उनका, जी सर, हाँ। सुखविंदर सिंह सुक्खू, तो वो बने वहां पे, ठीक है। और कांग्रेस ने वहां पे वापसी की है। जैसे उत्तराखंड में भी पहले यही पैटर्न चलता था ना, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, लेकिन इस बार यहाँ पे ऐसा नहीं चला, और इस बार बीजेपी पे बीजेपी आ गई थी, और उसी का ही फिर युवाओं को इनाम मिला, है ना। और धड़ाधड़ घोटाले, तो ये जरूरी भी होता है, अच्छा भी है कि देखो सरकारें जब रिपीट होती है तो थोड़ा उनका घमंड भी दूर होता है कि हम हार भी सकते हैं, और वो कुछ काम भी करते रहते हैं फिर। और हिमाचल में देखो इन्होंने आते ही जो है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी, है ना। अभी 3-4 दिन पहले तुमने देखा होगा, वहां के जो कर्मचारी थे, सारे सरकारी कर्मचारी, वो खुश हो रहे थे, डांस कर रहे थे। तो ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या है, मान लो आपकी सैलरी 40,000 है, तो आपकी 18-20 हजार पेंशन लग जाएगी,
लेकिन जो न्यू पेंशन स्कीम है एनपीएस, उसमें क्या है कि 40,000 सैलरी है, तो पेंशन हो सकता है आपकी 4,000 लगे, 5 लगे, 6 लगे, ऐसे लग रही है। तो बड़े बड़े ऑफिसर जो रिटायर हो रहे थे, न्यू पेंशन स्कीम से उनकी बहुत कम मिल रही है, तो उसका पूरे उसमें विरोध चल रहा है। और पूरे भारत में सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम को मांग रहे हैं, जो कि लगभग 2004 से बंद हो चुकी है, केवल डिफेंस में है। और अभी हिमाचल ने दे दिया, तो धीरे धीरे समझो कि सबको ही देना पड़ेगा अभी, है ना। तो तुम्हारे टाइम तक सबको हो ही जाएगा, ये समझो, अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य, जलवायु परिवर्तन, और उस राज्य ने सर्वाधिक बजट भी दिया। जो जलवायु परिवर्तन का है तमिलनाडु, ठीक है, मिशन शुरू करने वाला। और सबसे बड़ा बजट पे भी पर्यावरण या जलवायु के लिए पूछेंगे तो तमिलनाडु ने ही खर्च किया था, क्लाइमेट पे, है ना। मतलब हमारा राज्य में क्या है, आपदा ज्यादा आती है, तो हम आपदा प्रबंधन में ज्यादा खर्च करते हैं, क्योंकि कहीं देखो, तुमने अभी देखा जोशीमठ में क्या स्थिति चल रही है, और है ना, और कहीं ना कहीं भूस्खलन, बाढ़, ये सब डर रहता ही है, डैम है बड़े बड़े, ठीक है, और बारिश की संभावना भी, कभी किसी क्षेत्र में बादल फट जाता है, तो आपदा प्रबंधन वाले में उत्तराखंड ज्यादा सक्रिय रहता है, लेकिन ये जलवायु क्लाइमेट में वाले में हमारा कम है। फिर है अंडमान निकोबार के कुछ जो निर्जन द्वीप है, उसके बारे में क्वेश्चन है कि कितने निर्जन द्वीपों के नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे जाएंगे। ठीक है, जैसे हमारे मेजर शैतान सिंह है, सोमनाथ शर्मा है, संजय कुमार, उन्हें कारगिल में मिला, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तुमने देखा होगा। तो कितने लोग हैं, ये टोटल है 21। तो याद रखना है, उल्टा क्वेश्चन आ जाएगा कि जो परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किस द्वीप के निर्जन स्थानों के नाम रखे जा रहे हैं, तो अंडमान निकोबार आंसर हो जाएगा। 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम फिलहाल रखे जा रहे हैं वहां पे। ठीक है, तो वो ज्यादातर वैसे द्वीप है जहाँ इंसानी आबादी नहीं है, तो इसलिए निर्जन बोला गया उन्हें, और ताकि वो उनके नाम क्या है, हमेशा के लिए अमर हो जाए। और भी वैसे भी जो जैसे शौर्य की दीवार बन रही है कहीं, या कई जगह तुमने देखा होगा, तो वहां पे भी ये सब चीजें लग रही है। नेक्स्ट है, भारत के साथ किसने काजिंड अभ्यास किया? काजिंड, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में किया है 2022, तो काजिंड से याद रखना है। कजाकिस्तान एंड इंडिया, तो दोनों के उसमें लेके बना रखा है काजिंड। ठीक है, अगला है पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2022। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? सोनाक्षी सिन्हा। सोनाक्षी सिन्हा को चुना गया इसमें। ठीक है, पेटा, जो पेटा संस्था का संबंध किससे हो जाएगा? पशुओं के अधिकार वो के जो लिए। ठीक है, पशु होते हैं, एनिमल हाँ। से जुड़ी हुई संस्था ये। पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स, तो जो भी लोग पशुओं के प्रति कुछ दया भाव रखते हैं, कोई संस्था बनाते हैं, कुछ उनके लिए एनजीओ बनाते हैं, कुछ काम करते हैं, तब उन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है कच्चे इस्पात यानी रॉ स्टील, कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, दूसरा। इसमें बताने हो तो चीन के बाद दूसरा है। ठीक है, दूसरा याद रखना है। और ये इस टाइप का क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में, तो ये वाले सारे ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन है जो ट्रेडिशनल बन जाते हैं बाद में। नासा ने एक मिशन भेजा है, उसका नाम है आर्टेमिस 1। ठीक है, नासा का आर्टेमिस 1 जो मिशन था, वो कहाँ किस स्थान पे यानी किस ग्रह या उपग्रह पे भेजा गया? ठीक है, चंद्रमा पे, मंगल पे, और या सूर्य पे। शुक्र ग्रह पे, या बृहस्पति शुक्र। पे, कहाँ भेजा है? आर्टेमिस 1 जो है वो चंद्र मिशन है इनका। ठीक है, यानी चंद्रमा। अच्छा। तो याद रखना है, चंद्रमा जो है लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है, और वहां से जो लाइट आती है, कितना टाइम लगता है? 1.3 सेकेंड केवल। ठीक है, वो भी परावर्तित होता है, क्योंकि चंद्रमा उपग्रह है, उसका अपनी कोई लाइट नहीं है। याद रखना है, ग्रह उपग्रहों की लाइट नहीं होती, और तारों की होती है बस। ठीक है, तो सूर्य क्या है? एक तारा है।
है ना। जैसे सूर्य से आने में लगभग 500 सेकंड लगते हैं, लाइट 500 सेकंड में धरती तक पहुंचती है। और उसके बाद सीधा दूर जो तारा है वो है अल्फा सेंचुरी, यहाँ पे लगभग 4.2 है ना, लाइट ईयर। तो वो बहुत ज्यादा दूर है। लास्ट क्वेश्चन है आज के करंट इवेंट का, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश। डीवाई डीवाई चंद्रचूड़। हाँ, भारत के 50वें जो है वो कौन है? डीवाई चंद्रचूड़। तो कल मैंने बताया था, ठीक है, जो डीवाई चंद्रचूड़ है वो क्या है, उनके फादर भी वो थे वाई बी चंद्रचूड़, और वो सबसे लंबे समय तक रहे थे पद पे, है ना। तो ये चीज को ध्यान रखना है। तो अब दूसरा टॉपिक हम स्टार्ट कर देते हैं, परीक्षा वाणी जो सुनने का हमने बोला था उसको करते हैं अब, ठीक है। तो हमने बोला था इसमें अध्याय 5, फटाफट से इसे सुन लेते हैं। नदी तंत्र, झील, ग्लेशियर, ये वाला है चैप्टर। अच्छा, ये बताओ किस नदी की लंबाई 205 किलोमीटर है? फटाफट से आंसर देते रहोगे। इससे आता है भागीरथी। भागीरथी की है ये। तो कुछ नदियां जो है महत्वपूर्ण है, जिनकी लंबाई के हिसाब से पूछ सकते हैं। टोन्स की लंबाई कितनी है? 148 148 48 148 है, ठीक है। किलोमीटर। और टोन्स नदी का दूसरा नाम क्या है? तमसा तमसा इसे तमसा भी बोल देते हैं, ठीक है। और तमस का अर्थ भी देखो काला होता है, और टोन्स भी यमुना की सहायक है, और यमुना का मतलब भी वही है, ठीक है, यम यानी, तो उसी से संबंधित है वो, है ना, यमराज की बहन यमुना। तो 148 हो गया। और इसका उद्गम कहाँ है? टोन्स का उद्गम रूपन से बनी हुई। नदियां रूपिन हिमाचल और सुपिन उत्तराखंड। ग्लेशियर के उससे बनते हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, ये हो गया। अलकनंदा की लंबाई कितनी है? 195 किलोमीटर। 195। और किस जनपद से उद्गम है अलकनंदा का उद्गम? चमोली चमोली, सतोपंथ। चमोली का सतोपंथ ग्लेशियर हो जाएगा इसमें। इसे राठ वाहिनी भी कहा जाता है, किस नदी को? राठ वाहिनी। पश्चिमी पश्चिमी रामगंगा। रामगंगा। पश्चिमी रामगंगा जो है राठ वाहिनी है, ठीक है। ये पूर्वी रामगंगा से थोड़ा लंबी है। कितनी लंबाई है पश्चिम रामगंगा की? 155। 155 आ जाएगा, तो पश्चिम रामगंगा आ जाएगा, ठीक है। और उसकी 108 है। ज्यादातर जो मुख्य नदियों का ही वैसे चांसेस होता है कि लंबाई के हिसाब से पूछे। अच्छा, फिर है काली नदी को सर्वाधिक जल किस नदी से प्राप्त होता है? सरयू सरयू तंत्र से मिलता है, जो कि सबसे पवित्र नदी भी है, ठीक है। काकरी घाट में सरयू के साथ कौन सी नदी मिलती है? काकरी घाट पनार नदी है। पनार नदी का और चूका नामक स्थान, इसमें किसका संगम है? काली और सरयू। चूका। नहीं, काली और सरयू का नहीं है यहाँ पे, वो तो ऊपर ही उसमें आ जाएगा ना। सर ऑप्शन चूका में है। ऑप्शन में, हाँ, ऑप्शन से तो तुम बता ही दोगे। लदिया हाँ, लदिया, लदिया काली और नदी लदिया। तीनों से ज्यादा। तो उत्तराखंड काली की और अंतिम नदिया। नदी भी बोल सकते हैं जो काली में मिलती है, ठीक है। जैसे जैसे कुठी यांटी पहली सहायक बोल देते हैं, तो इस तरह लदिया लास्ट है, और पश्चिम से पूर्व की ओर आ रही है लदिया, ठीक है। तो चूका नामक स्थान किस जिले में है? चूका पिथौरागढ़ नहीं चंपावत। पिथौरागढ़। चंपावत है ये, ठीक है। चूका चंपावत याद रखना, ये चीजें आ जाती है कभी। जैसे पहाड़ पानी से कौन सी नदी निकलती है? गोला नदी। गोला नदी। धौला नदी नैनीताल का पहाड़ पानी। अच्छा, इसके बाद है गर्म पानी से, दाप दापका। ये है दाबका हो जाएगा, है ना। मिलते जुलते नाम है, जैसे दाबका, बाकरा, ये वो भी उसी के बगल से निकलती है, पर गर्म पानी से दाबका याद रखना है ना। तो जिस क्वेश्चन में तुम कंफ्यूजन छोड़ देते हो वही चीज वहां पे आ जाती है, और वहां पे तो और ज्यादा हो जाएगा फिर।
अच्छा, फिर है गंगा की लंबाई कितनी है? राज्य में गंगा की 96 लंबाई 96 किलोमीटर। 96 किलोमीटर। नेक्स्ट है त्रिऋषि सरोवर कहाँ है? नैनीताल। 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 3 ऋषियों के द्वारा तपस्या की गई थी। नेक्स्ट आ गया तुम्हारा सिसवा नदी, ठीक है, बाल्दी नदी और विधालना नदी, ये किसकी सहायक है? सोंग। सोंग की है ये। तो सोंग किसकी सहायक है? गंगा। गंगा की। बाद में गंगा में मिल जाती है। चंद्रभागा किसकी सहायक है? गंगा की। चंद्रभागा ये भी गंगा की है, ठीक है। ऋषिकेश में इसका मिलन है ना। तो चंद्रभागा जो है नदी जहां से गुजर रही है ऋषिकेश में, चंद्रभागा पुल, वही उसका बॉर्डर भी है। चंद्रभागा पुल से जो है ऊपर हो जाता है, क्या हो जाएगा, टिहरी जिला, और नदी के पार हो जाता है पौड़ी, ठीक है। और वहीं पे देहरादून जिले का भी बॉर्डर है चंद्रभागा पुल में। अच्छा, फिर है कुमाऊं की सबसे रमणीक झील किसे कहा जाता है? कुमाऊं की सबसे रमणीक झील सात। सात ताल, ठीक है, सात ताल झील को बोलते हैं। रहस्य ताल कहाँ है? चमोली। चमोली। हाँ, और नाम क्या है इसका? रहस्य ताल को और क्या बोला जाता है? रूपकुंड झील। रूपकुंड। काली ताल। रूपकुंड, कंकाली ताल। तो दक्षिण भारत के जो माने जाते हैं, जो वहां से कंकाल मिले हैं, उनके डीएनए से पता चला था कि वो दक्षिण भारत के हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ गया लिंगा ताल। ये कहाँ है? लिंगा ताल, चमोली। मातृका ताल, चमोली। फूलों की घाटी। चमोली। घाटी के पास है, ठीक है। कौन से ताल का आकार है अंडाकार? भेकताल। नैनीताल। ताल। भेक ताल। ठीक है, बधान जगह के पास है ये। कौन से जिले में? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। हाँ, रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड का दूसरा बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? दूसरा बड़ा, मिलम। पिंडारी। पिंडारी आया। हाँ, दूसरा बड़ा आ जाता है। फिर जब वो एक ही जनपद के अंदर पूछा जाता है तब आ जाता है मिलम। और राज्य का दूसरा बड़ा अधिक क्षेत्र में फैला हुआ, क्योंकि 30 किलोमीटर गुणा 400 मीटर का है ये, ठीक है। और जब पूछेंगे शुद्ध रूप से, कुमाऊं का सबसे बड़ा, मिलम क्योंकि वो ग्लेशियर। आंशिक रूप से कुमाऊं में है, पिंडारी दोनों जगह है, लेकिन पूरे राज्य का दूसरा बड़ा है, ठीक है। गंगोत्री के बाद पिंडारी, याद रखना। एक क्वेश्चन ऐसा भी था कि इस ग्लेशियर में स्थित चोटियों के नाम पर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे जो है रखा गया था, अटल 1, अटल 2, ऐसे 4 चोटियों के नाम रखे गए। ये उत्तरकाशी। रक्त वन है, रक्तावल। ठीक है। रक्त वन ग्लेशियर के 4 चोटियों का नाम उनके सम्मान में रखा गया था, ठीक है। चौराबाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? इसमें मंदाकिनी। बहुत सारे क्वेश्चन इस वाले में। मंदाकिनी। मंदाकिनी, ठीक है, जहां से आपदा भी इसी नदी के कारण और इसी ताल के कारण आई थी, चौराबाड़ी ताल। डोरियानी का है, डोरियानी ग्लेशियर। उत्तरकाशी। उत्तरकाशी। हाँ, ठीक। हिपरा बमक, ये वाला बताओ। चमोली। चमोली। ये चमोली का है, ठीक है। हीरामणि, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़। ये पिथौरागढ़ में है ना। तो कौन सा नहीं है, कौन सा है, इस टाइप से भी बन सकता है। गरुड़ चट्टी जलप्रपात किस जिले में? पौड़ी। उत्तरकाशी। ये पड़ेगा पौड़ी में, नीलकंठ के पास। तो नीलकंठ के पास।
है ना। तो ये पौड़ी जनपद में पड़ता है नीलकंठ, है ना। तो जो नीलकंठ मंदिर है वो पौड़ी में, और नीलकंठ एक और है, वो क्या है, नीलकंठ पर्वत, वो कहाँ है, पर्वत चमोली। वो चमोली का आ जाएगा फिर। तो दोनों चीज ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है तड़ाक ताल। अल्मोड़ा। 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 हाँ ठीक है, इसे तारा ताल भी बोल देते हैं, तड़ाक ताल, तो ये वही है। झिलमिल, झिलमिल ताल, चंपावत। चंपावत। चंपावत में। तो झिलमिल गुफा पौड़ी। 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 पौड़ी में। अच्छा, अब इसमें बताना है कौन सी नदी जो है ढालीपुर के पास यमुना, ये तो मैंने उसका नाम ही बोल दिया, है ना। आसन। यमुना राज्य से बाहर हो जाती है, तो यमुना ही आ गया उसका। हम्म, ठीक है, आंसर मैंने तुम्हें बता दिया उसका। तो ये सब पश्चिमी हिस्से वाली नदियां हैं, ठीक है। जैसे टोंस आ जाएगा, टोंस, गिरी, आसन है, जो भी है। यमुना और यमुना की सहायक तो उत्तराखंड के पश्चिमी हिस्से में है, या वहां से राज्य से बाहर चली जाती है। फिर आता है हनुमान गंगा किसकी सहायक है, हनुमान गंगा, यमुना की। हाँ, ये यमुना की सहायक है, ठीक है, हनुमान गंगा। और एक आता है पुरोला घाटी को बोलते हैं किस नदी का वरदान, पुरोला घाटी, कमल नदी। कमल घाटी। कमल नदी। कमल, कमल नदी। कमल घाट या कमल नदी, तो ये पूछ लेते हैं, ये भी यमुना की सहायक है, ठीक है। उसे मिनी बंगाल भी बोलते हैं पुरोला को। वहां भी मछली चावल जो है खाया जाता है, लाल चावल वहां का प्रसिद्ध है। ऋषि गंगा, मुंगरा गाड़, ये किसकी है, खतनू, यमुना। ये सब खतनुगा यमुना ये की है, यमुना ठीक है। की। यमुना। खतनू नदी उसी में आ जाती है। तो कुछ उसमें नी भी दे रखी है और कुछ एक्स्ट्रा लिख देना है ना, जैसे गडोली, खतनू, ऋषि गंगा, मुगरा घाट, बनाड़ घाट, ये एक्स्ट्रा है। मतलब बीएस नेगी में भी दे रखी है वाली कुछ फिर एक्स्ट्रा जो थी इसमें, ठीक है। अगला है बाण गंगा किसकी है, बाण गंगा, ये जब दूसरे तंत्र में आ जाती है तो गंगा की सहायक हो जाती है सब, ठीक है। जैसे चंद्रभागा है, तो यमुना के बाद ये वाला आ गया इंपॉर्टेंट। अच्छा, थुमका और संग चुमना नदी, ये किसकी है, थुमका और संग चुमना, काली। काली। ये काली की सहायक कुठी आंगटी, ये कुठी आंगटी की कुंठी सहायक है आंटी। जी ये सर, हाँ। काली की कुछ प्रथम सहायक माना जाता है कुठी आंगटी को, और उसकी भी सहायक है ये। मधकानी नदी किसकी सहायक है, मधकानी, गुनखा गाड़, मधकानी, ये है गोरी। गौरी गंगा। षटकोण आकार वाला ताल कौन सा है, षटकोणीय डोडी ताल, ताल। डोडी ताल, ठीक है, सुंदर मछलियों के डोडी लिए। ताल। 80। गंगा सर ये को नदियां तो राष्ट्रीय याद नदी होती कब, नहीं है। 4 नवंबर 2008। 4 नवंबर 2008, हाँ। क्या बोला तुमने प्रीति, सर मैंने बोला नदियां याद होती नहीं है, कुछ ट्रिक हाँ, है सर। हो जाएगी धीरे धीरे ना, बस पेपर निकालने तक याद रखनी है, बाकी नदी कहीं भी मिल जाए कोई दिक्कत नहीं जी सर। है, तब तक सही जगह उसका वो करना है, कौन किसकी सहायक है, कौन सी नदी को कहाँ गिराना है, वो सही याद रखना है बस। अब तुम्हारा उसका ही होगा, सबका पटवारी का, है ना। जी सर। यस सर। हाँ, तो पटवारी का भी अच्छी पोस्ट होती है, लेवल अच्छा है। तो इसमें इस वाले पेपर में जान लगा दो, क्योंकि ये पेपर निकल जाए तो बढ़िया है बहुत।
और निकल भी सकता है क्योंकि जो पहले से पढ़ने वाले देखो उन्हें एक बार थोड़ा सा अच्छे से बस रिवीजन की जरूरत होती है ना। तो अपने पे ये मत सोचना कि नए बच्चों ने बहुत पढ़ लिया होगा वो आगे निकल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो पढ़ने वाले लिमिटेड ही होते हैं हमेशा, और जो एक्सपीरियंस वाले हैं, पुराने पढ़ने वाले हैं, तो वो पढ़ाई जब करते हैं तो बहुत सारे लोग पीछे छूटते हैं, है ना। तुम्हें पता ही है कि अगर 100 लोग फॉर्म भरते हैं तो उनमें से जो तुम्हें टक्कर देंगे वो कितने होंगे, है ना। 5-10 के बीच होते हैं वो, बस 5-10 लोग ही होते हैं जिसमें तुम्हें फाइट करना है। तो संख्या से कुछ नहीं है कि 1.5 लाख ने भर दिया, 2 लाख, 2.5 लाख। तो इसमें पूरा इस तरीके से ही सोच के देना कि हमें हमारा नाम आएगा इसमें। और अगर ये परीक्षा का समय पे ये कर देते हैं, जैसी उम्मीद है अब ये हो ही जाएगी, ये तो 12 फरवरी, और अगर उसका 1-2 महीने में रिजल्ट आ जाता है तो आने वाली परीक्षाओं में भी उसका फर्क पड़ेगा, ठीक है। अगर वीडियो से पहले डिक्लेयर होता है तो फिर वो बच्चे भी थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, फिर वो, क्योंकि वीडियो से तो ये ऊपर ही हो जा रहा है और बढ़िया पोस्ट भी है पटवारी की, तो वो वहां नहीं जाएंगे। कंपटीशन का भी प्रभाव पड़ता है। हालांकि जैसे इनके हाल है, जैसे अभी कल तुमने एक वो देखा होगा, एक और शासनादेश आया गवर्नमेंट का, ग्राम्य विकास के पद और पंचायती राज के पदों को मर्ज कर दिया, मतलब मिला दिया। मतलब वीडियो और वीपीडीओ का काम एक ही होगा अब। तो वीडियो जो है वो वीपीडीओ का भी करेगा, उससे क्या नुकसान होगा, पद कम हो जाएंगे, है ना। पहले जैसे 20 वीडियो होते थे और 20 वीपीडीओ, अब 20 वीडियो ही उसका काम भी कर देंगे, तो 40 की जगह पद हो गए 20। तो इससे जी सर। इसका भी वो किया जा रहा है अध्ययन की भाई नई वैकेंसी पे, या जो वैकेंसी आ रखी है पहले से, उस पे तो नहीं प्रभाव पड़ रहा है इसके पदों का, क्योंकि सरकार का कुछ भरोसा नहीं है। वो वहां पे उसमें लिखा होता है ना, वैसे भी पदों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है ना। बढ़ाते तो कम ही है और साफ कर देते हैं। तो पुराने वीडियो वीपीडीओ को भी उसमें नुकसान है, उनका काम डबल हो जा रहा है केवल बिना बात के, सैलरी तो वही है, तो वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। कल जो वही लोग आ रखे थे मीडिया में जो पहले से जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है ना। अब उसे डबल काम हो जाएगा, वो ग्राम्य विकास विभाग का भी देखेगा, मनरेगा का काम भी देखेगा, प्रधान के साथ वीपीडीओ का भी देखेगा, तो उसका काम बढ़ जाएगा फिर। जी सर, बहुत झंझट होता है उसमें। हाँ, क्योंकि नाम एक जैसा है पदों का, तो सरकार को लगा कि देखो मर्ज कर देते हैं, पैसे भी बच जाएंगे, 2 अलग अलग लोगों को क्यों दे, उसे भी सैलरी दे रहे पर उसे भी। नेताओं को क्या तो पता। लेकिन वो सोचते कि इतना आसान नहीं है भाई, कहीं व्यक्ति उसका सर्वे के लिए जा रहा है तो उसे दिन तो पूरा ही लगेगा ना उसका, वो 2 जगह कैसे करेगा एक बंदा काम। तो काम क्या है उसमें डिले हो जाएंगे, वो प्रधान को बोलता रहेगा कि अगली मीटिंग बाद में होगी तब करते हैं। और सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि सरकारी क्षेत्रों के रोजगार भी और सीमित मत करो। पहले तो ये स्थितियां आ रखी हैं कि बच्चे सालों घिसते हैं और यहाँ पे ये हाल हो जाता है ना। कभी नकल हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। बच्चे अपने आप को फिर ठगा हुआ महसूस करते हैं, जैसे उनके साथ तो मजाक हो गया। अब जो अधिकारी पेपर भेज दे रहा, कभी कहीं से बिक जा रहा, कभी पेन ड्राइव में कोई लेके चल दे रहा घर, है ना। सचिवालय का पेपर आयोग से लेके चले गए, तो वो, जबकि देखो आयोग का कोई व्यक्ति अंदर का गिरफ्तार नहीं हुआ, सीधे सीधे मतलब। तो ऐसे कोई ले जा लेता है क्या, तुम्हारे मोबाइल और लैपटॉप भी नहीं खोल सकता कोई, तो आयोग का कैसे ले गया। इसका मतलब कुछ तो है उसमें। तो ये उसे वही कर देते हैं, बस जो किसी को बकरा बना के शहीद कर देते हैं और बाकी को बचा देते हैं ना। जैसे संजीव चतुर्वेदी है, वो इस समय बलि चढ़ चुका है। बाकी ऐसा थोड़ी कि वो, अब 70-80 का स्टाफ है वहाँ, एक ही वो था बेईमान व्यक्ति, है ना। बाकी को उन्होंने कवर कर दिया कि बाकी कोई नहीं हमारे यहाँ, बाकी सब बढ़िया है, तो एक को शहीद कर दिया। कल हम इससे वो करेंगे, अब देखो कल क्या परसों होगा, ठीक है। इससे पहले वाला टॉपिक कर लेंगे तो आधी बुक हो जाएगी, ठीक है। अध्याय 4 है भौतिक संरचना, जलवायु, प्राकृतिक आपदा, जी ठीक सर। है। अब पॉलिटी के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो कल हमने अध्याय जो पहला वाला किया था जिसमें संविधान सभा और संवैधानिक विकास था, ठीक है। तो उसी से लास्ट क्वेश्चन एक, राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया, राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947।
तो इस प्रकार के क्वेश्चन में तुम्हें डेट भी याद रखनी है ना, डेट सहित याद रखने हैं बिल्कुल। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आ गया इसमें, संविधान पांडुलेखन समिति में कौन नहीं था इनमें से? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का अर्थ क्या है? तो प्रारूप क्वेश्चन थोड़ा सा समिति। घुमा के पूछ लिया। प्रारूप समिति को ही पांडुलेखन समिति या ड्राफ्ट कमेटी बोल देते हैं, है ना, या मसौदा भी बोल देते हैं। तो ये सारे नाम तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मसौदा समिति बोले, पांडुलेखन समिति, ड्राफ्ट इंग्लिश में ही हो गया और प्रारूप भी संस्कृत का ही हो गया है। तो ठीक है, जब किसी शब्द में नीचे लग जाए र, ऊपर लग जाए र, है ना, तो ये तत्सम उसकी पहचान है। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में, पीसीएस में भी आ चुका है और वैसे भी आ चुका था, जहां तक मुझे याद आ रहा, शायद फॉरेस्ट में था, किसमें था? ऑप्शन ये था, मोहम्मद सादुल्ला, ए के अय्यर, के एम मुंशी या जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो कौन सा होगा इसमें? नेहरू ये है सर। नेहरू जी उसके सदस्य नहीं थे, है ना, प्रारूप समिति में। संविधान को किसने अपनाया था, भारतीय संविधान को? ऑप्शन है इसमें, संविधान को किसने अपनाया? ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने अपनाया, संविधान सभा ने अपनाया, या गवर्नर जनरल ने अपनाया? क्या होगा? संविधान सभा। संविधान सभा। संविधान सभा सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश और वो अपनाएंगे नहीं, और भारतीय संसद बनी थी 52 में, है ना, तो वो बाद में बनी है, तो उस समय संविधान सभा ही थी। उन्नीस सौ 46 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने अपनी सरकार किस प्रांत में बनाई थी? ऑप्शन ये है इसमें, बिहार में, पंजाब में, बंगाल में, या उत्तर प्रदेश में? पंजाब। क्या हो जाएगा इसका? बंगाल। पंजाब। बंगाल होगा। तो बंगाल में, क्योंकि मुस्लिम लीग यानी मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र में ही उन्हें ज्यादा वोट मिलेगा, तो बंगाल में, है ना, पूर्व। मुस्लिम आबादी ज्यादा ही है। ठीक है, पहले तो बांग्लादेश सब एक ही था, ये था ना, तो मुस्लिम आबादी यहाँ पे ज्यादा ही थी, तो उससे याद रख लेना कि मुस्लिम आबादी कहाँ होगी ज्यादा, तो वहां पे जीते थे। ठीक है, अब आज का टॉपिक जो है वो है संविधान की उद्देशिका, विशेषता और नागरिकता आदि वाला टॉपिक शुरू हो रहा है। उद्देश्य का मतलब हो गया प्रेम्बल, यानी कि प्रस्तावना को ही बोलते हैं। ठीक है, तो इसका प्रस्ताव संविधान सभा में कौन लाए थे? कल हमने बताया था, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो भारत की जो संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना है, उसका स्रोत जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत 13 दिसंबर 1946 तीसरी बैठक का जो उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्ताव है, जो कि किस देश के संविधान से प्रेरित है, अगर ये पूछेंगे। इसी क्वेश्चन में एक और आगे जुड़ जाता है, यूएसए। ये कहाँ से था? ये है ऑस्ट्रेलिया। अच्छा। ठीक है, जी सर, तो हाँ ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया। संविधान से प्रेरित वहां से ले रखा है, जो भी मतलब हमारी प्रस्तावना प्रस्तावना में किसने। भाव है वो ले रखा है, सब ऑस्ट्रेलिया से आया। इसमें 42वां संशोधन कब किया गया था? एकमात्र प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया? 1976 में। ठीक है, जब इसमें 3 बातें जोड़ी गई थी महत्वपूर्ण। समाजवाद, ठीक है, अखंडता, जनता लक्ष्य। पदनिरपेक्ष, अखंडता, समाजवादी। तो इसमें देखो, यहाँ से शुरू, हमने कल भी बताया था, हम भारत के लोग, और भारत को तो 2 बार क्या हो गया इसमें, क्या आया था? भारत। भारत। संपूर्ण प्रभुत्व संबंध संपन्न समाजवादी पदनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक बनाने के लिए। तो इसमें एक क्वेश्चन तुम्हारे पे अभी पटवारी के जो पेपर था, ठीक है, तथाकथित पहली बार वाला, है ना, भाग 1 पेपर था वो, तो उसमें पूछा था किस प्रकार का न्याय अंतर्निहित होता है, उसमें डीपीएसपी का पूछा था ना। तो यहाँ पे भी प्रस्तावना में भी है, देखो, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। राजनीति। 3 ठीक है, प्रकार के न्याय। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात प्रस्तावना करती है, लेकिन जो हमारी प्रस्तावना है वो न्याय योग्य नहीं है। न्याय योग्य का मतलब होता है कि प्रस्तावना को आधार बनाकर किसी कोर्ट में
हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में कोई फैसला नहीं दिया जा सकता। ये बता के कि प्रस्तावना में तो ऐसा लिखा है, उस आधार बना के कोई न्याय नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें है। तो ये तो हो गया कि कितने प्रकार के न्याय की बात की जाती है, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। फिर आप पूछते हैं कि कितने प्रकार की आजादी की बात करते हैं, तो इसमें आ जाता है 5 प्रकार की आजादी की बात प्रस्तावना करती है। ठीक है, विचार आ जाएगा, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, तो ये आ जाएगा इसमें। समानता की बात करें तो 2 प्रकार की समानता की बात करती है प्रस्तावना, एक प्रतिष्ठा और अवसर ना। सभी व्यक्ति को बराबर अवसर मिले, कि ऐसे नहीं कि तुम्हें फॉर्म भरने से मना कर दिया, है ना। तो अवसर की समानता सबको चाहिए, प्रतिष्ठा पाने का अधिकार भी है। उन सब में व्यक्ति की गरिमा, देखो व्यक्ति की गरिमा की बात भी कर रही है प्रस्तावना, तो इसीलिए बोला गया कुंजी है। राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने, बंधुता बढ़ाने के लिए। और फिर वही आ गया कि कब इसको लिया था, दृढ़ संकल्प होकर, है ना। कब इसको अपनाया गया था, 26 नवंबर जब संविधान का ये अंगीकरण किया गया है। बताओ डेट क्या है अंगीकरण? 26 नवंबर 26 नवंबर 1949। हाँ ठीक है, तो 26 नवंबर की डेट हो जाएगी 1949। तो यह अंगीकृत, उसी तिथि को ही कुछ अनुच्छेद भी लागू कर दिए गए थे। कितने थे वो? 15 अनुच्छेद थे। ठीक है, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे वो उस तत्काल लागू कर दिए थे, बाकी के लिए 2 महीने यानी 26 जनवरी तक रुके थे। अच्छा, फिर इसमें 2 इंपॉर्टेंट बातें आएंगी, देखो। ठीक है, प्रस्तावना 2 केस है, यानी वाद, जिन्हें हम बोलते हैं ना, वाद हिंदी में होता है केस। एक ऐसी क्वेश्चन तुमने पढ़ा भी होगा, वादी प्रतिवादी वाला आया था ना क्वेश्चन कुछ। जी सर। वादी मतलब जो केस कर रहा है, समझो वो वादी हो गया, है ना। जिस पे केस कर दिया वो प्रतिवादी हो जाएगा। तो वाद, कौन सा वाद था जिसने ये बोला कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है? तो ये था 1960 का बेरूबारी। बेरुवाड़ी का। तो बेरूबारी वाला जो था 1960 का, उसमें क्या बोला है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। और फिर इसका उल्टा किसने बोला 1973 में? 1973 केशवानंद भारती। केशवानंद भारती। भारतीय बनाम केरल राज्यवाद, इसमें बोला गया कि प्रस्तावना अभिन्न अंग है। ठीक है, और दूसरी बात, केशवानंद भारतीयवाद में ये भी बोली गई कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, क्योंकि दिक्कत इसमें यही हो रही थी कि अगर उद्देशिका को बदलने के बारे में विचार किया जाता है तो, लेकिन अगर वो संविधान का अंग है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि जो आर्टिकल 368 है संशोधन वाला, वो ये बोलता है कि संविधान में संशोधन हो सकता है, और जब प्रस्तावना संविधान में ही नहीं होगी तो बदलेंगे कैसे, है ना। तो बेरूवारीवाद अगर लागू हो जाता तो फिर वो बदलाव नहीं हो सकता था, लेकिन जो केशवानंद भारतीयवाद आया उससे ये हो गया कि बदलाव हो सकता है उसमें। ठीक है, तो वैसे भी हर चीज, जो दुनिया की कितनी भी अच्छी से अच्छी चीजें हैं, समय के साथ वो बदलाव की मांग करती है ना। जैसे आज के समय देखें तो जब संविधान बना तो ये मोबाइल, स्मार्टफोन नहीं थे, तो आईटी एक्ट, है ना, उस समय कोई किसी के फोटो थोड़ी अपलोड कर देगा, गलत फोटो अपलोड नहीं कर सकता था, और वो नहीं करेगा, वीडियो कॉल नहीं करेगा, तो ऐसे क्राइम होंगे ही नहीं, तो उन्होंने सोचा भी नहीं था, है ना। इसलिए ऐसी चीजों के प्रावधान है कि भविष्य में पता नहीं क्या क्या होगा। तो आईटी एक्ट लाया गया बाद में सन 2000 के, उसमें कब आया था आईटी? 2000। ऐसी बहुत सारी चीजें जैसे जो समय के साथ गलत लगती थी, और जैसे समलैंगिकता वाला मुद्दा है तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे वैध कर दिया, है ना। किसी जमाने में उसे कोई सोचता भी नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैलिड कर दिया कि अब ये अपराध नहीं है समलैंगिक विवाह। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो समय के साथ बदलनी पड़ती है जमाने के साथ, तो इसीलिए उद्देशिका में संशोधन हो सकता है। उद्देशिका संविधान का अंग है, और जो मैं बता रहा था कि ये न्याय योग्य नहीं है, इसके आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। फिर एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि कौन एक न्यायाधीश थे जिन्होंने ये बोला था कि उद्देशिका संविधान की मूल आत्मा है। ठीक है, तो ये थे हिदायतुल्लाह, तुमने नाम सुना ही होगा इनका। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने बोला था कि संविधान मूल आत्मा है ना। और वैसे आत्मा बोलते हैं मौलिक अधिकार, तो वो चीज अलग अलग है। फिर एक और चीज आ जाती है कि किसने प्रस्तावना को
राजनीतिक जन्मपत्री कहा था, राजनीतिक जन्मपत्री यानी पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, हॉरोस्कोप बोल देते ना भविष्य देखने को। तो राजनीतिक जन्मपत्री यानी कि जैसे हम किसी के जन्मपत्री देख के मैं तुम्हारा ये बता दूं कि भाई तुम्हारा भविष्य में क्या होगा, है ना, तो ऐसी उद्देशिका देख के हम बता सकते हैं कि संविधान के अंदर क्या है। अंबेडकर। हाँ, ये बोला था के एम मुंशी ने, के एम मुंशी, ठीक है, वो ये है कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, के एम मुंशी, इनका नाम और जगह भी आएगा, ये उसमें भी है प्रारूप समिति में, ठीक है। अगला प्रश्न था इसमें कि जो हम भारत के लोग हैं, है ना, इस शब्दावली को कहां से लिया गया, ये कहां से आई, तो ये आई थी अमेरिका से, सीधे तौर पे अमेरिका से तो नहीं आई, पर ये संयुक्त राष्ट्र से आई है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ से आई है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है उसमें भी यही बातें लिखी हुई है। तो वहां पे हम संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के जो शुरुआत होती है वो होती है हम संयुक्त राष्ट्र के लोग, ठीक है, और वहीं से ही ये चीज हमारे संविधान निर्माताओं ने कॉपी कर ली फिर कि हम भारत के लोग, ठीक है। इस पे ये दिखा रहा है कि भारत की जनता ही सर्वोपरि। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन बन गया तो संयुक्त राष्ट्र हो जाएगा उत्तर। और ये वाली लाइन हम भारत के लोग साबित करती है कि भारत प्रभुत्व संपन्न है। फिर आ जाता है कि समाजवादी, इस बात को कब जोड़ा गया, अगर क्वेश्चन आ गया कि ये मूल प्रस्तावना में थी बाद में लाई गई, ठीक है, या मूल अधिकार में है, 1976। तो ये 1976 में, यानी कि मूल संविधान में इसका स्थान नहीं था, बाद में जोड़ा गया। इस प्रकार से क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, तो समाजवादी, पद निरपेक्ष और अखंडता, जो तीन बातें बाद में लाएगी, तो एक ही बार संशोधन हुआ है, ये तुमने पढ़ ही लिया। फिर पूछ लेते हैं कि पहला पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कौन सा है, पहला पंथ निरपेक्ष राष्ट्र, ये है अमेरिका, ठीक है। फिर संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, प्रस्तावना अगर आधारशिला है तो संविधान अट्टालिका है ना। तो ये बोला है किसने, ये मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला था, किसका है, सुभाष कश्यप का है ये कथन, ठीक है, सुभाष कश्यप, संविधान शरीर है तो प्रस्तावना आत्मा है। अच्छा, फिर है किस वाद में पंथ निरपेक्षता को आधारभूत ढांचा बोला गया था, बेरुवारी था, केशवानंद, बोम्बई, या इनमें से कोई नहीं। तीसरा वाला है ये, ठीक है, एस आर बोम्बई, बोम्बई वाद। ठीक है, तो वो तुम्हें याद रखना है कि प्रस्तावना के अंदर कितने प्रकार के न्याय हैं, अभी जो बताया हमने, कितने न्याय हैं इसमें, 3 प्रकार की, 3 प्रकार के न्याय हैं, ठीक है, स्वतंत्रता 5 प्रकार की, 5 प्रकार के, और समानता समानता 2 2 प्रकार प्रकार के लिए, प्रतिष्ठा और अवसर के लिए। ठीक है, इसमें से बताना तुम्हें कौन से कथन सही है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये सही है या गलत है, सही है सर। सही है सर। सही बात है ना। दूसरा कथन ये है कि भारत का संविधान पहले अलिखित था बाद में लिखित कर दिया गया, ये कथन कैसा है, गलत। गलत। ये बिल्कुल गलत है ना, संविधान लिखने वाले नाराज हो जाएंगे, वरना डायरेक्ट लिखा गया। तो वो क्वेश्चन भी एक आता है ना कि किसने हाथ से लिखा संविधान, जी सर। अपने हाथ से, प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा, प्रेम ठीक है, तो ये बिहारी नाम याद रखना। जी सर। और संविधान जो है वो देहरादून में ही लिखा गया, जो उसकी मूल कॉपी है आज भी ओरिजिनल, वो सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में, ठीक है। सबसे पहले जो प्रिंटिंग का काम किया था तो वो सर्वे ऑफ इंडिया ने 2 कॉपी छापी थी इसकी, एक संसद भवन में, एक देहरादून सर्वे ऑफ इंडिया में।
और जो हाथ से लिखा है वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने कैलीग्राफी लिपि का उपयोग करते हुए लिखा था। जब पंडित जी सर। नेहरू ने उनसे बोला था तो उन्होंने इस शर्त पे लिखा था फ्री में कि अंत में जो है मेरा और मेरे दादाजी का नाम होगा और हर पेज पे हमारे हस्ताक्षर होंगे। तो जो संविधान की लिखावट है तुम्हें बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे प्रिंटिंग हो रखी है ना, बिल्कुल अक्षर जो है इस तरीके के उसमें बने हुए हैं। तो उन्होंने देखो पैसे से भी बड़ी चीज मांग ली, क्योंकि जब तक उन्हें पता था कि जब तक भारत है तो संविधान है तो है ना हमारा नाम रहेगा, और वो पैसे ले लेते तो उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। और एक और वो है आनंद मोहन नंद बोस भी है नंद जिन्होंने वो भी किया था ना, नंदलाल बोस। हाँ, चित्र नंदलाल बोस ने क्या किया था, चित्र बनाए थे। ठीक है, अगला कथन है कि संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन की देन है भारत में जो ली गई है। ये कथन कैसा है? सही है सर। सही है, ये भी वहीं की है। तो सभी संसदों की जननी ब्रिटिश संसद को ही बोलते हैं, तो वो कथन बिल्कुल सही है। संसद से जुड़ा हुआ कुछ भी आ जाएगा, पार्लियामेंट से जुड़ा हुआ, तो वो वहां से लिया है ना। और जैसे मंत्रिमंडलीय व्यवस्था बोला था, कैनिंग ने शुरुआत की, तो ये सब अंग्रेजों की देन है। ठीक है। संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा था? चलो, आइवर जेनिंग्स। आइवर जेनिंग्स ने बोला था। ठीक है, ये दुर्गुण से भरा हुआ है वकीलों का स्वर्ग। अच्छा, और लास्ट डिस्कशन करते हैं आज का। संविधान के स्रोत कहाँ से क्या लिया है? ठीक है, ये बताओगे तुम, मैं बताऊंगा वो, और तुम देश का नाम बताओगे। मौलिक कर्तव्य, रूस। मौलिक कर्तव्य। रूस से, सुबह संघ रूस। हाँ, ये संविधान से लिए गए थे। ठीक है, कब लिए गए? 1976। 1976। ये भी मौलिक संविधान में नहीं थे, मतलब पूछा जाएगा इनमें से क्या नहीं है, तो ये बाद में जोड़ दिया गया। ठीक है, फिर आपात व्यवस्था, आपात उपबंध। जर्मनी। जर्मनी के विभिन्न संविधान। वीमर संविधान कौन से आर्टिकल में है? 352, 356, 360। हाँ, जो आपात उपबंध है तो वहां पे रखा गया इनको। फिर है संविधान संशोधन, ये कहाँ से लिया? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से लिया था। फिर राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, यूएसए। अमेरिका। राष्ट्रपति सर, की संवैधानिक स्थिति, यही चीज देखो ब्रिटेन। थोड़ा अलग है, इसे याद रखना है तुम्हें। हाँ, ब्रिटेन की है ये जो संवैधानिक स्थिति है। जी सर। ठीक है, हाँ। तो तब ब्रिटेन आएगा, और राजनीतिक राष्ट्र। राष्ट्रपति से बाहर लोग आएगा तब अमेरिका है। और राष्ट्रपति के जो वो थे, राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करते हैं, वो कहाँ से? आयरलैंड। अमेरिका। तब आएगा आयरलैंड है ना, तो आयरलैंड है। तो तब अलग अलग चीजें हैं ये। ठीक है, उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था कहाँ से ली गई? अमेरिका। अमेरिका। अमेरिका का ही है वो। तो ये डिफरेंस है देखो, राष्ट्रपति पद की व्यवस्था नहीं ली वहां से। राष्ट्रपति पद जो है वो जैसे भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल देते हैं किसके समान है, तो वो ब्रिटिश आ जाएगा। फिर वो अमेरिका के समान नहीं हमारा। अमेरिका में तो फेडरलिज्म है, मतलब केंद्रीयकरण ज्यादा है, वो पावर राष्ट्रपति को ज्यादा है। हमारे राष्ट्रपति को क्या पावर है, ये तो वैसे हो जाते हैं ना, जैसे बोलते हैं पिंजरे में बंद शेर की तरह, वो कि साइन करने के लिए फाइल जाएगी, सारी पावर है संसदीय मंत्रिमंडल व्यवस्था में, यानी कि प्रधानमंत्री के पास है भारत में। है ना? तो ब्रिटिश का वो हो गया। विधि का शासन और एकल नागरिकता, ये कहाँ से है? ब्रिटेन। ये भी वही है। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा। लोकसभा। लोकसभा के। तो इसमें भी दो क्वेश्चन है देखो, सामूहिक रूप से लोकसभा है और व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री है। व्यक्तिगत व्यक्तिगत रूप से क्या होगा? राष्ट्रपति सर। हाँ, उसका भी राष्ट्रपति है। ठीक है, व्यक्तिगत का तो वो भी ध्यान रखना, क्योंकि प्रधानमंत्री तो खुद एक मंत्री है ना। तो अगर मैं वित्त मंत्री हूँ तो प्रधानमंत्री से तो मैं बोल दूंगा कि मेरे सेटिंग कर देना, मुझे सजा मत देना ज्यादा। तो
व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के सामने जवाब देना पड़ेगा, लेकिन सामूहिक रूप से दे रहे हैं संसद के अंदर, तो तब लोकसभा के प्रति जवाबदेह हैं सारे मंत्री की। और तुम्हें पता ही है वो रूल क्या है कि अगर एक को भी किसी उसके कारण हटाया जाता है ना, तो वो मंत्रिपरिषद ही भंग हो जाती है। ठीक है, तो संसद से जुड़े हुए तो ब्रिटिश हो गया। अच्छा, मूल अधिकार बताओ। यूएसए। न्यायिक न्यायिक पुनरावलोकन। अमेरिका। पुनरावलोकन कहाँ से? यूएसए। अमेरिका है। संघात्मक व्यवस्था। कर्नाटक। संघात्मक, कनाडा। हाँ। और केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट, कर्नाटक के पास। कनाडा। ये की है। किस देश का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है भारत के संविधान पर? ब्रिटेन। ब्रिटेन। ब्रिटिश का ही पड़ा है ना। जब 70% तो 1935 का ही अधिनियम है, तो वहीं से ध्यान रखना है कि सोच के करना है क्वेश्चन, ऐसे कहीं भी लगा देना है ना। वो नए स्टूडेंट होता है जो 1-2 महीने वाला, वो कर सकता है ऐसे कि कहीं भी लगा देते हैं, कोई जहां से नाम ही नहीं सुना। तो जब 70% ही वहीं से आ गया, तो ब्रिटिश संविधान का ही सर्वाधिक व्यापक प्रभाव पड़ा है। और वैसे भी सबसे मेन क्या चीज होती है कि कानून बनाना, और कानून बनाने की संस्था है संसद, और संसद है ब्रिटेन की। सबसे मेन वही हो गया है ना? संसद पे तो इतनी पावर है कि कानून बना के वो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के भी अधिकारों को सीमित कर सकती है। ठीक है, तो जब पूछेंगे संरक्षक तब आएगा कोर्ट। अगर पूछेंगे संविधान का संरक्षक कौन है, तो तब सुप्रीम कोर्ट है। और अगर पूछेंगे जैसे कि सर्वोच्च है, तो संविधान या तो ऑप्शन हो जाएगा कि सर्वोच्च में, या फिर भारत की जनता ही सर्वोच्च है, या संविधान सर्वोच्च है ना। तो ऑप्शन के हिसाब से उसमें देख लेना। ठीक है, तो केवल राष्ट्रपति देंगे तो तब नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रपति तो खुद संसद का एक अभिन्न अंग है ना। तो कहीं पे संसद दिया है तो राष्ट्रपति तो उसके अंदर ऑटोमेटिक आ चुका है कि राष्ट्रपति उस काम को करेगा ही करेगा जो संसद कर रही है। आवश्यकता से अधिक कठोर संविधान है भारत का, ये किसने बोला था? भारतीय संविधान आवश्यकता से अधिक कठोर है। ठीक है, दो कथन आते हैं देखो। एक ने तो बोला था कि अधिक कठोर और अधिक लचीले के बीच का है, यानी कठोर भी है लचीला भी है। तो केसी वेयर ने बोला है कठोर भी है लचीला भी है। और आइवर जेनिंग्स ने बोला है कि आवश्यकता से अधिक कठोर है, आइवर जेनिंग्स। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो इसको याद कैसे करोगे? देखो, केसी वेयर और वेयर मतलब हम वैसे इंग्लिश में बोल देते हैं जैसे, तो वेयर मतलब होता है कहाँ। तो वेयर वाले को ये नहीं पता कि कहाँ है, मतलब कठोर है कि लचीला है, तो दोनों के बीच बोल दिया उसने कि कुछ कठोर भी है बातें, कुछ लचीली भी है। और आइवर जेनिस ने केवल क्या बोला? आवश्यकता से अधिक कठोर बोला है उसको। उसने मतलब वो बातें केवल देखी जो उसमें कठोर है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक के समय हम पढ़ेंगे अब नागरिकता वाला पोर्शन, है ना। जी सर। मतलब आर्टिकल वाला जो पोर्शन शुरू करेंगे, तो पहले उसमें वही आ जाता है भाग 1 संघराज्य वाला, फिर नागरिकता शुरू से ही करेंगे उसमें। ये तो कोई ना कोई अनुच्छेद जैसे मिल ही जाता है एग्जाम में, तो ये चीज जरूरी है करनी। अनुच्छेद तुम्हें सारे के सारे बिल्कुल फिंगर टिप पे होने चाहिए, है ना, इस एग्जाम के लिए भी। और बाद में वो वीडियो में भी काम आ जाएंगे, जैसे पंचायती राज है, भाग 9 है, उन सब चीजों में। तो बाद में फिर हम हिंदी का पोर्शन भी वो करेंगे इसमें। या मैं जैसे कल संडे पड़ गया, तो तुम्हें मैं एक टॉपिक हिंदी का भी ग्रुप में दे दूंगा काम, है ना, एक छोटा सा टॉपिक। जी सर। क्योंकि अभी तो तुम्हारे सिलेबस में सारा ही है। कनिष्ठ सहायक में वो हिंदी के राइटर हट जाएंगे। अभी तो तुम्हें राइटर भी पढ़ने, तो राइटर के नाम दे दूंगा मैं तुम्हें, और पीडीएफ दे देंगे हिंदी वाली भी, जिसके पास नहीं है ना। उसमें 23 राइटर की पूरी डिटेल है, तो उससे देख लेना। तो तुम्हारे 2-3 क्वेश्चन राइटर के आ जाते हैं, है ना? तो कल उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में दे देंगे। ठीक है, और भी कोई बच्चा जुड़ना चाहे तो उसे बता देना, है ना, अपने साथ वाले। जी सर। ठीक है, तो आज की क्लास यही करते हैं फिर समाप्त, और फिर मिलते हैं हम थैंक यू सर। सोमवार को। ठीक है, चलो, तो ठीक है, धन्यवाद।